नमस्ते, टीएफआई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको स्थिति का ठीक-ठीक अंदाजा हो और अगर युद्ध होता है तो देश दुनिया में इसका प्रभाव क्या होगा, यह समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह। डॉक्टर अमित सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दोनों देशों के बीच जिस तरह तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि ये युद्ध कितना लंबा और खिंच सकता है या फिर अब युद्ध धीरे-धीरे खत्म होने की ओर बढ़ेगा? देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से भारत ने एक टैक्टिकल स्ट्राइक की और आतंकवादी ठिकानों को बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने निशाना बनाया और हमने किसी भी सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं किया। हमने उन अड्डों को ही निशाना बनाया जो कि पिछले कई सालों में इस्टेब्लिश हो चुके थे कि ये आतंकवाद के अड्डे थे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पूरे विषय को एस्केलेट करते हुए रिटालिएशन में भारत के ऊपर ड्रोन मिसाइलों से आक्रमण किया और उन्होंने कहीं सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही नहीं, सिविल एरियाज को भी निशाना बनाया। यहाँ तक कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी उनके निशाने पर था। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने इस विषय को जरूरत से ज्यादा एस्केलेट कर दिया है। अदरवाइज सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई थी। तो एक प्रकार का युद्ध भारत के ऊपर थोपा जा रहा है और भारत इसका माकूल जवाब भी दे रहा है, क्योंकि अब लगभग यही लगता है कि दोनों देशों के मध्य युद्ध शुरू हो चुका है। तो ऐसे में भारत को जितना जल्दी हो अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरे कर लेने चाहिए, जो कि भारत ने रिटेलिएटरी फाइट करते हुए जिस प्रकार से लाहौर, रावलपिंडी और कई ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जो कहीं ना कहीं आतंकवाद या भारत के खिलाफ जो एक नैरेटिव चलता था या भारत एंटी इंडिया एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते थे, वो उन सारे ठिकानों से ही गतिविधियां चलती थी। तो उनको हम लोगों ने डिमोलिश किया। यहाँ तक कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम को हमने पूरी तरह से खत्म किया, जो कि चाइनीज मेड है। तो मुझे लगता है कि भारत धीरे धीरे अपने स्ट्रैटेजिक गोल को पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा है और जितनी जल्दी हम वो स्ट्रैटेजिक गोल पूरा कर लेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान ने हमारे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं है। तो हमारे जितने भी स्ट्रैटेजिक गोल हैं उनको निशाना बनाते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हम उसको अचीव कर लें तो वो भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। अन्यथा पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिन ये वॉर सरवाइव नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान भी जानता है। क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके अपने घर में ही गृह क्लेश चल रहा है। बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि कल देर रात में जो भारत ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो बीएलए है उन्होंने अच्छा खासा एरिया आजाद घोषित कर दिया और उनकी पूरी कोशिश है कि भारत अ, पाकिस्तान पे पूरी तरह से हमला करे और बलूचिस्तान को आज़ादी दिलवाए। उसके साथ ही कई और मुश्किलात पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसमें खैबर पख्तूनवा है, स्वात, फाटा, यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी डूरन लाइन को मानने से इनकार किया हुआ है। तो वो भी इंतजार में बैठा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के साथ अगर युद्ध में जाता है तो ये सारे मुल्क इंक्लूडिंग अफगानिस्तान उन पे हमला बोलकर अपनी आज़ादी घोषित कर लेंगे या फिर अच्छी खासी पाकिस्तान की जमीन ले लेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन बहुत ही डिसाइसिव होंगे। मुझे लगता है भारत को जल्दी से जल्दी अपने स्ट्रैटेजिक गोल पूरे कर लेने चाहिए और जैसे ही ऐसा होगा पाकिस्तान 2 से 4 दिन में ही घुटने पर आ जाएगा और वो सरेंडर करेगा। सर, आप इस युद्ध के आउटकम को, अगर ये युद्ध फुल फ्लेजेड वॉर अगर होती है तो इसके आउटकम को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पर उसका क्या असर होगा, इंडिया पर उसका क्या असर होगा? इसको लेकर अगर आप थोड़ा बता सकें, क्योंकि युद्ध लड़ना एक देखिए, आसान काम तो है नहीं किसी भी देश के लिए।
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, युद्ध लड़ना आसान काम नहीं है और भारत हमेशा से ही युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। हम शांति की बात करते आए हैं और हमने पाकिस्तान को हर बार कई सारे मौके दिए हैं कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को अपने देश में चलने ना दे, आतंकवाद को ना पाले, ना पोसे। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो आतंकवाद को शरण देता है, शरण ही नहीं, उनको पाल रहा है, पोस रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने रिटालिएट किया है और पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, अभी जो खबरें आ रही हैं और कुछ पिक्चरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले इन आतंकवादियों के लिए एक खुफिया सुरंग बना रहा है ताकि सारे आतंकवादी वहां जाकर आराम करें और वो सेफ रहें, ताकि जब पाकिस्तान के माध्यम से उनके हिसाब से हालात सामान्य होंगे तो ये दोबारा से आकर फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाए। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और मुझे लगता है ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये क्षण बहुत सालों बाद आया है। 1971 में ये क्षण वापस आया था जब भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक डिसाइसिव लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान के टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को आजाद कराया था। एक गलती इंदिरा गांधी ने उस समय की कि उन्होंने जब लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी तो उन्होंने सेना को वापस बुलाया और पाकिस्तान ने जब आत्मसमर्पण किया तो हमारी सेनाओं ने कदम पीछे हटा लिया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमने वापस कर दिया, जिसको वापस करने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक क्षण है और ये ऐतिहासिक क्षण हर किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर भारत ने अभी एक डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया तो हर बार क्या हर 4-5 साल में हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते रहेंगे या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी या इस बार पहलगाम का जो बदला लिया उससे आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा सकते। ये आतंकवादी हर 4-5 साल बाद खड़े हो जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक क्षण है विश्व का भूगोल बदलने का, एक नए राष्ट्र को पैदा कर देने का। तो मुझे लगता है जो बलूचिस्तान है वो भारत से निवेदन कर ही रहा है। यही समय है कि पाकिस्तान को तोड़ने का, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, वो सिर्फ भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी उनका एक आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है जिसमें वो विश्व के नेताओं से भीख मांग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हमारे सैन्य ठिकानों पर आक्रमण हुआ है, हमारे पास पैसा नहीं है, कृपया हमें पैसा दें, इकोनॉमिक मदद करें और भारत को बोले कि वो अब इसको डी एस्केलेट ना करें। तो पाकिस्तान इस इशू को भी एनकैश कर रहा है ताकि जो पाश्चात्य देश हैं या आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनको अच्छा खासा पैसा भीख में दे। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि ऐतिहासिक क्षण है। पाकिस्तान के हाथों में कटोरा तो बहुत सालों से था, अब समय आ गया है कि भारत उनके हाथों में बैसाखियां भी पकड़ाए और जो उनकी टांगे हैं वो तोड़ी जाएं और बलूचिस्तान को तोड़कर अलग कर दे ताकि पाकिस्तान बैसाखियों के सहारे ही खड़ा होता हुआ नजर आए। और समय आ गया है कि विश्व भूगोल को बदला जाए। यह ऐतिहासिक क्षण इंदिरा गांधी को मिला था, अब नरेंद्र मोदी जी के पास है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो गलती इंदिरा गांधी जी ने की थी वो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। वो बलूचिस्तान को आजाद तो कराएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिला देंगे। और ऐसा अगर होगा तब हम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 20-25 साल के लिए आतंकवाद पर लगाम लगा पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भले ही लोगों ने आतंकवाद को किसी धर्म के साथ रिलेट ना किया हो या उसको परिभाषित ना किया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि विश्व के ज्यादातर आतंकवादी जो है एक धर्म विशेष से आते हैं और वो धर्म विशेष उनको कट्टरता सिखाता है और उसी कट्टरता से ये जिहादी बनते हैं। तो ये जिहादी मानसिकता कहीं ना कहीं चलती आएगी, लेकिन एटलीस्ट भारत के पास ये ऐतिहासिक क्षण है
कि हम 20-25 साल के लिए उनको रोक सकते हैं। 25 साल बाद अगर उनमें सुधार नहीं आया, इस्लाम में रिफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर कोई ना कोई सर उठाएगा। पाकिस्तान के तो सर टुकड़े हो जाएंगे, भारत युद्ध के लिए तैयार भी है, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी आपसे रहेगा कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि हमें अब युद्ध की जरूरत नहीं है, जो लगातार शांति की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि लगातार जो है आतंक के जवाब में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, सीधी बात है ये। भारत ने खुद से युद्ध नहीं लड़ा है, भारत पर युद्ध थोपा गया है असल में। तो ऐसे में आतंक के जवाब में अगर हम शांतिपूर्ण रवैया लगातार अपनाते रहे, तो इससे तो हम ही कमजोर नजर आएंगे और आतंकी और ताकतवर नजर आएंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो इस प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं। नो डाउट भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, प्रजातांत्रिक देश है, और हम धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भी हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। और जब अति हो जाए, तो हमारे वेद और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि आपको स्वयं की रक्षा करने के लिए अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा और हथियार उठाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बचाए रखने के लिए हमें आतंकवाद के खिलाफ डिसाइसिव लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ था, तब से लेके आज तक 2025 तक पाकिस्तान को हमने बहुत सारे मौके दिए हैं, कई रियायतें दी हैं, संबंधों को सुधारने की कोशिश की है। वाजपेयी जी तो बस लेकर चले गए थे। मोदी जी ने भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया था, उनकी बेटी की शादी में भी पहुंचे थे, और कई बार बिना बुलाए हम पाकिस्तान भी पहुंचे थे। यहाँ से आम की पेटियां और मोदी जी की माता जी के लिए साड़ियां, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ शांति की स्थापना हो पाई? नहीं। आज ये लोग जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, वही इस प्रकार की के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए हमें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बौद्धिक आतंकवादी भी भारत को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देंगे, और हम लोग इन्हीं लोगों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश के बाहर तो हमें लड़ना ही है, लेकिन देश के अंदर देश के दुश्मनों से भी लड़ने की जरूरत है। क्योंकि जब आतंकवादी धर्म पूछ कर मार रहे हैं, या वो सामान्य नागरिकों के ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें भी डिसाइसिव युद्ध लड़ना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, यही सारे आतंकवादी इन एक्टिविस्टों को भी चिन्हित करेंगे। और चूंकि ज्यादातर ये एक्टिविस्ट उनके धर्म से नहीं आते हैं, तो उनको एक दिन इनका चारा बनना ही पड़ेगा। तो अभी भी समय है कि सारे लोग सुधर जाएं और वो इंसानियत के साथ खड़े हों। और इंसानियत तभी होगी जब शांति होगी। भारत भी शांति चाहता है। भारत, इतिहास गवाह है कि आज तक हमने किसी भी मुल्क पर आक्रमण नहीं किया है, और लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा, दुश्मन को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन वो सबक लंबे समय तक सिखाने के लिए ये एक डिसाइसिव लड़ाई अब भारत को लड़नी पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह यही होगा। सर, अगर युद्ध होगा तो असर दुनिया पे होगा, और इसीलिए दुनिया इसको लेकर चिंतित ज़रूर होगी। तो इंडिया के सामने एक सवाल है, हम पाकिस्तान से तो लड़ लेंगे, लेकिन हमारे पूर्वी छोर पर चाइना भी है, जो शायद पाकिस्तान की मदद के लिए पूरी तरह तैयार ही बैठा है। वो चाहता, तो ऐसे में क्या इंडिया को दोनों फ्रंट पर तैयारी करनी है युद्ध की? या दुनिया के जो और देश हैं, जैसे तुर्की को लेकर लगातार बात होती है कि तुर्की पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा है, ईरान भी दोनों देशों से डिस्कलेट करने की बात कर रहा है, वो उसके पास आ जाएगा। तो ऐसे में क्या भारत पर दुनिया का भी असर, दुनिया का जो दबाव होगा भारत पर, उससे भारत कैसे बाहर निकलेगा? इसको लेकर भारत को क्या तैयारी की जाने की जरूरत है? और डॉक्टर जयशंकर लगातार विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं दुनिया में, तो क्या भारत उसकी तैयारी कर रहा है? इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, भारत ने जो एक कदम उठाया, बहुत ही सोचा समझा कदम उठाया है, और इसी वजह से हमने पूरी दुनिया के मुल्कों को कन्विंस भी किया है।
और पिछले 10 साल का टेन्योर अगर नरेंद्र मोदी जी का देखा जाए, एस जयशंकर के भी विदेश सचिव से लेके विदेश मंत्री तक का सफर भी देखा जाए, तो भारत के संबंध विश्व की बड़ी ताकतों के साथ बहुत सुधरे हैं। विश्व में अभी इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उस पे भी विराम नहीं लगा है, और रशिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। तुर्की की बात आपने की, तो तुर्की क्या कई और मुस्लिम देशों ने बोला है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन वो सिर्फ उनकी एक मौखिक प्रतिक्रिया ही है। इसके अलावा वो कुछ भी कर नहीं पाए हैं, क्योंकि इज़राइल जो है बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने संप्रभुता को, राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए लगा हुआ है। तो मुझे लगता है इस बार ये सारे मुल्क भी सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं। जिस प्रकार से नेटो ने यूक्रेन को लिप सर्विस दिया कि हम आपके साथ हैं, आप युद्ध लड़ें, नो डाउट उनको पैसा, हथियार प्रोवाइड कराए गए, लेकिन आज बेड़ा गर्क अगर हुआ है तो यूक्रेन का ही हुआ है, रशिया का नहीं हुआ है। तो ये दोनों युद्धों के साथ अब ये तीसरा युद्ध जो शुरू हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क ये भी है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो युद्ध को ज्यादा दिन तक सस्टेन कर पाए। उसके पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं है, जो भी है चाइना मेड है, और चाइना मेड हथियार कितना चल पा रहा है वो 2 दिन में हम सब लोगों ने देख लिया है। अमेरिका ने भी भारत को बोला है कि इस युद्ध में, क्योंकि भारत को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है इस युद्ध में। क्योंकि हम पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करें तो आपको पता चलेगा कि 1971 में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीति बिल्कुल अलग थी, और 2025 में अलग है। यहां मैं कारगिल का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कारगिल वॉर को पाकिस्तान ने कभी ओन ही नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे लोग नहीं है, जबकि वो सारे के सारे पाकिस्तान के सिपाही भी थे। कारगिल की रिपोर्ट ये साफ दिखाती है, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों की लाशों को लेने से भी मना कर दिया। तो पाकिस्तान कभी भी खुलकर कारगिल युद्ध में नहीं आया। 1971 के बाद ये एक प्रकार का पहला बड़ा युद्ध है जो सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा जा रहा है। तो 1971 की तकनीक में और रणनीति में भी फर्क आया है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी फर्क नजर आया है कि उस जमाने में अमेरिका पाकिस्तान का क्लोज एलाई था। आज अमेरिका भी पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क मानता है, और भारत को रिस्पॉन्सिबल कंट्री मानता है, और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है हम, उसको कभी भी अमेरिका भी दरकिनार नहीं कर सकता। इसी वजह से अमेरिका का इस युद्ध में न्यूट्रल हो जाना भी भारत के लिए बहुत बड़ा फेवर है। रशिया हर बार बोल चुका है, हर बार 1971 से लेके 74 का परमाणु परीक्षण, 98 का परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, हमेशा से ही रशिया ने भारत का साथ दिया है, और वो आज भी दे रहा है। चीन को भी हम लोग कन्विंस करने में नजर आए हैं। चीन जो बोलता था कि पाकिस्तान इज माई ऑल वेदर फ्रेंड, और किसी भी प्रकार का युद्ध अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत के माध्यम से थोपा जाता है, भारत उस पर आक्रमण करता है, तो वो पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन पाकिस्तान की भी टोन बदली है, सुर बदला है, और पाकिस्तान सॉरी चीन का भी सुर बदला है, और चीन ने बोला है कि आतंकवाद की हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन दोनों मुल्क कहीं ना कहीं शांति से विवाद का निपटारा करें। तो इस स्टेटमेंट से तो मुझे ये लगता है कि चाइना भी खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। ये बात और है कि वो ऑलरेडी एक टैरिफ वॉर अमेरिका से झेल रहा है। चाइना में लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है, चाइना की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर पड़ी है। तो ऐसे में चाइना कभी भी पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि चाइना की चिंता है, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेता है, तो चाइना के उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, तो वो चिंता है। और अगर बलूचिस्तान को हमने आजाद भी करा लिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत सिंधु रिवर समझौता बलूचिस्तान के साथ रीनेगोशिएट करेगा, और चाइना को भी अपना एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भारत के साथ मिलकर रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, ताकि जो उसकी इकोनॉमिक वेलनेबिलिटी है, या फिर उसके जो
एनर्जी सिक्योरिटी वाले जो इश्यूज हैं उसको वो रिजॉल्व कर पाए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हर देश को भारत के साथ या बदलती परिस्थितियों के साथ रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये भारत की कूटनीति की जीत है कि विश्व में दो युद्ध हो चलते रहने के बावजूद भी भारत ने एक डिसाइसिव मूवमेंट पे खड़े होना स्वीकार किया है। और मुझे लगता है अभी हम अच्छा बैलेंस बना के चल रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी भारत को सपोर्ट कर रहा है, और अभी यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, और भारत एक चौथी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। तो भारत इस युद्ध को अच्छा खासा सस्टेन तो कर सकता है, पाकिस्तान नहीं कर सकता। और भारत के समर्थन में लगभग पूरा विश्व है। जो इक्का दुक्का मुल्क है वो सिर्फ पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं और सिर्फ लिप सर्विस ही पे कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके है। इंडिया ने उसको सस्पेंड कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन है, उससे पाकिस्तान के मनोबल पर एक तो कितना असर पड़ा है, क्योंकि उसका पानी लगभग एक तरह से हमने रोक दिया है। तो क्या पाकिस्तान की वाकई नौबत आ गई है कि वो प्यासा मर जाएगा? इस ट्रीटी के विषय में आप थोड़ा विस्तार से अगर लोगों को बता पाए तो। देखिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रीटी भी कहीं ना कहीं काफी हद तक पाकिस्तान को ही फेवर करती थी, और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं इंडस रिवर का 80% वाटर पाकिस्तान को मिलना था, और बाकी रिमेनिंग वाटर जो था वो भारत के लिए था, यानी 20%। लेकिन ये भारत का एक अच्छी इच्छा थी, या जो भी बोले कि भारत की भलाई थी, कि भारत ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कुछ बहुत बड़ा हम लोगों ने नहीं किया। और इसी वजह से करीब 80% पानी के अलावा 17% और, यानी भारत के 20% में से भी 17% और, यानी 97% पानी इंडस रिवर ट्रीटी का पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। सिर्फ 3% ही भारत इस्तेमाल कर पाता था, क्योंकि एक सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर उन नदियों पर था ही नहीं, या वो मैकेनिज्म नहीं था कि भारत उस, क्योंकि नेचुरल फ्लो उसका पाकिस्तान की तरफ जाता है या डाउनवर्स जाता है, तो वो एक एक अलग प्रक्रिया थी। लेकिन अगर भारत, अभी तो हमने इस ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया है, लेकिन अभी भी हमें एक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ताकि 100% ना सही लेकिन एटलीस्ट हम अपना 20% तो यूज कर पाए। तो अगर भारत अपना 20% भी यूज कर ले जाता है, तो पाकिस्तान को जो 80% मिलना है, उस पानी में भी पाकिस्तान का की गुजर बसर नहीं होगी। क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं कि गर्मियों के हालात में पाकिस्तान में पीने के पानी का क्राइसिस हो जाता है, और पाकिस्तान के लोग कई क्षेत्रों में नाले के पानी को साफ करके पीते हैं, और पाकिस्तान में आज भी बिजली की, पीने के पानी की समस्या है। ऐसे में अगर भारत इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालता है, पानी को अपने मन के हिसाब से छोड़ता है या रोक के रखता है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। क्योंकि 80% पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर निर्भर है, और वो भी इंडस वाटर के पानी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो अगर समय समय पर उनको पानी नहीं मिला, तो उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उनकी खेती भी बर्बाद हो जाएगी। तो पीने के पानी की तो अलग बात है, वो बिजली, पानी, यहाँ तक कि उनकी अर्थव्यवस्था और कृषि सब समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान, ये आने वाले दिन खराब होने वाला है, क्योंकि भारत ने अब तय कर लिया है कि वो एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस रिवर पर खड़ा करे, और उसके माध्यम से हम अच्छा खासा पानी भारत में या पंजाब में ही दे पाए, ताकि पंजाब का भला हो। भारत के पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से सब बातों को बताने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।